तो मैं आज आपको 6 दिसंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है तो वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट टॉक एट शॉर्ट चेंजिंग इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ये पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी पॉइंट हमें देखनी है। ठीक है, there seems to be a concerned effort to change the basic structure of climate treaty where decarbonization of arbitrarily selected sector has to be discouraged। डिकार्बनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नेट इमिशन को कम करने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है द फाउंडेशन ऑफ क्लाइमेट ट्रीटी इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ इज़ क्वेश्चनेबल। ठीक है, इसमें बात की गई है जो फाउंडेशन है क्लाइमेट ट्रीटी की, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ की, वो एक क्वेश्चनेबल तरीके से देखा जा रहा है। इसमें है कि द रन अप टू द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट 1972 यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडवाइज़र क्लाइमेट स्टेटेड दैट, उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन हैज़ चेंज द नेशन विथ 75% ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया। तो एक अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट ये बता रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे, किस तरीके से अर्बनाइजेशन का एक इम्पैक्ट है। पर उसके पहले हमको एक चीज़ और यहाँ पे जाननी होगी। देखो, इन द क्लाइमेट नेगोशिएशन फॉर इंस्टेंस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलप कंट्रीज़ आर नॉट कवर्ड, जिसमें बताया जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं कवर किया गया और स्पार्सली कवर्ड वाइल अदर एरियाज़ ओवर रेगुलेटेड। ठीक है, जो कि ओवर रेगुलेटेड रहे कुछ एरियाज़। और इसमें ये भी है कि इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नॉट इवन डिस्कस। तो जो इक्विटेबल सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की जाए वो डिस्कस नहीं किया गया। और एट COP27 जो कि अभी हुआ, वहाँ पे बताया जा रहा है कि द पब्लिक डिबेट वॉज नो लॉन्गर लेजिटिमाइज्ड बाई साइंस। ठीक है, पब्लिक डिबेट को लेजिटिमाइज नहीं किया गया साइंस के साथ। there seems to be concerted effort to fraudulently, फ्रॉड की बात यहाँ की जा रही है। ठीक है, changes the basic structure of climate treaty। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ही चेंज करने का जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तरीके से सीम्स टू बी कंसर्टेड एफर्ट, एक कंसर्टेड इफेक्ट हो जो फ्रॉडुलेंटली चेंज लाए। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कि क्लाइमेट चेंज है वहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमें कुछ कुछ चीज़ें हैं देखनी है वो हम देखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे देखा, फिर उसके बाद आगे आएंगे। अर्बनाइजेशन एक इशू है क्लाइमेट चेंज पे। उसके साथ साथ यहाँ पे US State Department has earlier concluded that long-ranging planning to cope with global environmental problem must take account to total ecological burden। टोटल इकोलॉजिकल बर्डन जो है उसको ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो भी एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की तरह, ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की तरह देखा जा रहा है। Controlling that burden by systematic reduction in per capita production of goods and services would be politically unacceptable। तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, एक सिस्टमैटिक रिडक्शन किया जाए पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, जो कि पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल है उन चीज़ों के लिए। इसमें है द कंसर्टेड एफर्ट इज़ नीडेड टू ओरिएंट टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स मेकिंग ह्यूमन डिमांड अपॉन टू द इन्वायरमेंट लेस सीवियर। तो कुल मिला के यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात यहाँ पे की जा रही है। इससे बात हो रही है पावर प्ले फ्रेम्ड नेचुरल रिसोर्स यूज़ अराउंड रिस्क मैनेजमेंट रादर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल विद इन इकोलॉजिकल लिमिट। और वो सारी चीज़ें जो भी करनी है, जो भी ठीक है स्टेप्स लेने हैं, वो इकोलॉजिकल लिमिट्स में होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाइमेट ट्रीटी इज़ टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ क्यूमुलेटिव इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या यहाँ पे पहली बात पता चली कि जो क्लाइमेट ट्रीटी है, ठीक है, जो क्लाइमेट ट्रीटी हुई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अवॉइड करना, मतलब अवॉइड कर सकें जो इमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, और प्रिवेंट करे डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस से, ठीक है, क्लाइमेट सिस्टम को, ये था। और इनेबल करना सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, अब इसमें है द पेरिस एग्रीमेंट 15। जो पेरिस एग्रीमेंट,
ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 हुआ, उसमें अग्री किया गया था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल टेम्परेचर गोल के बारे में, ठीक है। और फिर एक हमारा इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हमें जानना, एक तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानना, दूसरी चीज़ IPCC के बारे में जानना, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है IPCC इन 2018 ने रिकमेंड किया दैट नेट इमिशन नीडेड टू बी ज़ीरो आउट अराउंड 2050 की नेट इमिशन जीरो के अराउंड होना चाहिए 2050 तक, ये इंश्योर करने की बात वहाँ पे की गई थी 2018 में, ठीक है, 2018 में। इन ग्लासगो इन 2011, जब ग्लासगो में 2011 में नेगोशिएटर ने क्या किया, जीरोड इन ऑन कोल टू रिड्यूस फ्यूचर इमिशन, कोल यूज़ को कम करने की यहाँ पे बात की गई थी, कोयले की बात की गई थी, ठीक है। दिस इनिशिएटिव वाज नॉट बेस्ड ऑन साइंस एंड इट्स इग्नोर द की फाइंडिंग ऑफ IPCC ऑन सेंट्रलिटी ऑफ कार्बन बजट। तो इसमें बताया गया कि ये जो किया गया था वो साइंस पे बेस्ड नहीं था, ठीक है। क्यूमुलेटिव इमिशन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट साइंटिफिकली लिंक द टेम्परेचर गोल टू द नेशनल एक्शन। और इसको उन्होंने किस चीज़ से कर दिया था कनेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दी गई है। फिर कुछ चीज़ें हैं और हम जो देखेंगे, क्लाइमेट जस्टिस, एक टर्म यहाँ पे निकल के आ रहा है क्लाइमेट जस्टिस के बारे में। क्लाइमेट इनजस्टिस फ्लो फ्रॉम नेगोशिएशंस एंड नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ट्रीटी। फर्स्ट, प्रोसेस अडॉप्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन मैनर दैट रिजेक्टेड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं कि वो ये रिजेक्ट कर दे रहे हैं हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, विच मीन्स कि पहले कितने इमिशंस हुए, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कितने इमिशन किए, अपने आप को उस डेवलप्ड जैसे लिस्ट में शामिल करने के लिए, वो उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। और वो किस चीज़ पे कंटिन्यू है, फॉर कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम जो उनकी रही हिस्ट्री में, जो उन्होंने हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रही उसको दरकिनार करके वो शिफ्ट हो गए बर्डन टू चाइना एंड इंडिया कि हाँ ये लोग इमिशन कर रहे हैं, ये लोग इनको कम करना चाहिए, हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये बातें करना। पर उन्होंने हिस्ट्री को टोटली इग्नोर कर दिया, जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम मतलब उनकी ये रही कि उन्होंने भी कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ज़्यादा ही इमिशन उस समय उन्होंने थ्रू आउट किया था, पर अभी बर्डन जो है वो शिफ्ट कर दिया चाइना एंड इंडिया। सेकेंड बात करें, ठीक है, सेकेंड यहाँ पे बात करें, एजेंडा was set around globalized material flow, describe how global warming the symptoms are not wasteful use of energy। तो यहाँ पे देखो डिस्क्राइब किया ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, पर वेस्टफुल जो यूज़ ऑफ एनर्जी है उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, जैसे हॉट वाटर के लिए या फिर बहुत ही हाई पावर्ड जो मशीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो वहाँ पे यूज़ करते हैं जो वेस्टफुल यूज़ ऑफ एनर्जी है, उस पे ना फोकस करके उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो उनको लगती है कि ये इसेंशियल है उनके कंट्री के लिए, वो सम टाइम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। थर्ड देखेंगे, पब्लिक फाइनेंस इज़ यूज एज अ मीन्स टू सिक्योर अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड नॉट टू सॉल्व प्रॉब्लम इटसेल्फ। अब थर्ड देखो, जो पब्लिक फाइनेंस है उसका यूज़ हो रहा है मीन्स टू सिक्योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को सिक्योर करने के लिए यूज़ हो रहा है। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो किसी अगर कंट्री की बात की जाए या कोई भी, तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है पब्लिक फाइनेंस का, रादर देन कि वो सॉल्व कर पाएँ जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है उस चीज़ को, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। फोर्थ क्या है, द लॉन्गर टर्म ट्रेंड हैज़ बीन इग्नोर्ड। अब जो लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड है वो इग्नोर कर दिया गया, जिसमें देखिए यहाँ पे ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं बात क्या हो रही है। विद 1/6 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन द डेवलप्ड कंट्री शेयर 2035 विल बी 30%। एशियाज इमिशन विल हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल राइज टू 40%। अब अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का देखेंगे 2035 तक तो उनका 30% रहने वाला है, ठीक है।
और अगर एशिया का इमिशन देखेंगे तो 40%। तो जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है एशिया का, वहाँ पे कंपैरिजन अगर आप रेशियो निकालें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन आपको वो रेशियो कम देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात मैं कर रही हूँ कि जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो जितना वो कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री का कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इमिशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि ये सारी चीज़ें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन कि ब्लेम हमेशा डेवलपिंग कंट्री पे डालना। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको जाननी थी। ठीक है, ये आगे देखेंगे। यहाँ पे एक बात हो रही है, नो यूनिफॉर्मिटी इन परोल एंड फरलॉग रूल। परोल एंड फरलॉग रूल क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये जानना है। ठीक है, तो हमें पॉलिटिकल जो भी न्यूज़ है उसके बारे में नहीं जानना कि पर्टिकुलर किस कंट्री के लिए बात की जा रही है। यहाँ से हमको जानना है द प्रिजन एक्ट 1894 एंड प्रिजन एक्ट 1900 डिड नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविज़न पर्टेनिंग टू परोल और फरलॉग। तो ये जानो कि जो प्रिजन एक्ट 1894 है और प्रिजन एक्ट 1900 वो किसी भी तरीके का स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं पर्टेन करती है परोल और फरलॉग के लिए। ठीक है, और सेक्शन 59 प्रिजन एक्ट का वो इम्पावर करता है स्टेट को कि वो रूल बना सकता है अपने स्टेट के लिए। ठीक है, फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस मतलब किसी को जेल की सज़ा सुनाएगी, जैसे किसी को सज़ा सुना दी गई है उसको बोला जाता है ना कि कितने साल का सेंटेंस हुआ है, कितने साल के का जेल का प्रावधान हुआ है, कितने साल तक इनको सज़ा सुनाई गई है। सज़ा सुना दी जाती है तब उसको बोला जाता है कि कितने साल का सेंटेंस इनको हुआ है। ठीक है, फॉर रिवॉर्ड फॉर गुड फॉर कंडक्ट, तो ये स्टेट डिसाइड करेगी। सिंस प्रिजन रिफॉर्मेटिव फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट, अब ये याद रखना है, प्री में हो सकता है पूछ ले कि ये स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। करेक्ट, स्टेट एज वेल एज विद इन देयर रीच टू लेजिस्लेट ऑन इशू रिलेटेड टू प्रिजन, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात हो रही है तो ये हमें नहीं ध्यान देनी है। ठीक है, तमिलनाडु और ये सब बात हो रही है, तमिलनाडु हरियाणा ये सब हमें नहीं ध्यान देना है। ठीक है, हमें वो ध्यान देना है कि बेसिकली हम जान जाएं कि फरलोग और पैरोल होता क्या है। ठीक है, ओके, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। ये सारे पॉलिटिकल हैं। ठीक है, तो हमने इसमें इतना देखा कि ये क्या है। ठीक है, इतना हमें यहाँ पे देखना था कि कौन से 1 मिनट, इसके बाद हमें ये वाला देखना है, द लिंगरिंग क्राइसिस ऑफ लिवर पोस्ट पैंडेमिक। तो हमको ये ध्यान देना है, लिवर पोस्ट पैंडेमिक की यहाँ पे बात हो रही है। देखेंगे क्या बात की जा रही है यहाँ पे। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 में इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कोविड-19 वेजेस और परचेज पावर के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे डिस्कस किया गया ट्विन क्राइसिस के बारे में, जिसमें है कि क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग फॉल देखा गया है रियल मंथली वेज अराउंड ग्लोब। अनदर रिपोर्ट द एशिया पैसिफिक एनवायरनमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022 में बताया गया कि रीथिंकिंग सेक्टोरल स्ट्रेटजी फॉर ह्यूमन सेंट्रिक फ्यूचर वर्क स्टेट दैट द एशिया पैसिफिक रीजन लॉस्ट अबाउट 22 मिलियन जॉब इन 2022। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात हो रही है कि देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट गैप देखा गया एवरेज लेवल ऑफ रियल वेजेस में। ठीक है, किसमें, जो एडवांस G20 कंट्रीज़ हैं और जो इमर्जिंग G20s हैं, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल है। इमर्जिंग G20 कंपनीज जैसे कि इंडिया है और डेवलपिंग कंट्रीज़, और एडवांस G20 कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में सफिशिएंट गैप देखा गया है एवरेज लेवल जो रियल वेज है उनमें। ILO की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्टेटमेंट दिया है, क्रिएशन ऑफ डिसेंट फॉर्मल वेज एम्प्लॉयमेंट की इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर मोस्ट equitable distribution of wage and income as key contributor to equitable and sustainable wage growth की यहाँ पे बात की गई है। तो और भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, what does the data show, ये सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। ILO ने रेमेडीज़ में क्या बात की है। ठीक है,
तो सारी चीज़ें हैं जो कि आप अगर चाहो तो पूरा अच्छे से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ये बात की गई है जो हमने अभी देखा कि वेज रिपोर्ट 2022 में इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात की गई है कि कैसे वेज एंड परचेजिंग पावर के बारे में, ट्विन क्राइसिस के बारे में बात की गई है, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो जो ट्विन क्राइसिस में है एक इन्फ्लेशन और एक इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये ट्विन क्राइसिस है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, अनदर रिपोर्ट है जिसमें एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की बात होगी, जिसमें रीथिंकिंग सेक्टोरल स्ट्रेटजी फॉर ह्यूमन सेंट्रिक फ्यूचर ऑफ वर्क की बात की गई है, जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन लॉस्ट अबाउट 22 मिलियन जॉब इन 2022। इसकी बात की गई है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पे लॉस ऑफ जॉब देखा गया है 22 मिलियन जॉब 2022 यानी 2022 में। आईएलओ डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ होंगबो ने कहा है कि डिक्रीज इन वेज इज़ प्लेसिंग मिलियन ऑफ वर्क इन डायर सिचुएशन, और उसमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनकम इनइक्वालिटी इन पॉवर्टी विल राइज ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ द लोवेस्ट पेड इन नॉट मेंटेन। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये सिचुएशन जो है वो वर्स कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लेबर पोस्ट पैंडेमिक से रिलेटेड है। आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे है एक वाई आर फिशर फोक प्रोटेस्टिंग द विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही विजिंजम हैज़ बीन ऑन द बॉयल फॉर द पास्ट 4 मंथ विद द प्रोटेस्टर मेनली शिफर फोक। तो यहाँ पे बस ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या जानना है, बस हम उतना देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें जानना है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको जानना है, ये एक पोर्ट है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रोथ ऑफ माइनर पोर्ट जैसे केरला है उसका ग्रोथ होगा इससे, और रीजनल पोर्ट क्रिएट करेगा 1000 ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये याद रखना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ग्रोथ होगा जो स्मॉलर पोर्ट है उनका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाननी है। ठीक है, आगे आएंगे। यहाँ पे एक है श्रीलंका सीक इंडियाज़ हेल्प टू बूस्ट डेयरी आउटपुट। ठीक है, तो श्रीलंका ने इंडिया से हेल्प मांगी है बूस्ट करने के लिए अपने डेयरी आउटपुट को। तो यहाँ पे ये जानना है कि बिड टू स्केल अप इट्स इंडस्ट्री प्रोडक्शन टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, श्रीलंका ने क्या किया है, टेक्निकल असिस्टेंस मांगा है इंडिया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से और मार्केट लीडर अमूल। ठीक है, और ये रिवाइविंग कोलैबोरेशन जो है वो आइलैंड के साथ लेट 1990s में हुआ था, जो कि फेल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है एक चीज़ और कि तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई है। द पार्टनरशिप इज़ नॉट वर्ड टू श्रीलंका वे फॉर्मर प्रेसिडेंट चंदिका ये इनका नाम है, चंद्रिका। ठीक है, इनवाइटेड इंडियाज़ मिल्क मैन, इनवाइट किया गया था उनको इंडियाज़ मिल्क मैन वर्गीज़ कुरियन, जो हम इंडिया के मिल्क मैन कह जाते हैं। ठीक है, वर्गीज़ कुरियन टू सेटअप कीरिया डेयरी प्रोजेक्ट। ठीक है, सेटअप करने के लिए बुलाया गया, नेम्ड आफ्टर द शिलहला वर्ड फॉर द मिल्क। $20 मिलियन जॉइंट वेंचर था एनडीडीपी एंड श्रीलंका के बीच में। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ, वेज ऑफ असिस्टेंट फ्रॉम नेशनलिस्ट वर्कर यूनियन एंड पावरफुल बिजनेस लॉबीज इन श्रीलंका, पर वो जो पहले किया गया था वो उतना नहीं सक्सेसफुल हुआ। और हाँ, एक चीज़ और जानी है कि श्रीलंका की मिल्क के कॉन्टेक्स्ट में डेयरी के उसमें न्यूजीलैंड से भी डील हुई थी, इसमें ये जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका इज़ ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ग्रेटर कोलैबोरेशन, उन्होंने कोलैबोरेट किया था न्यूजीलैंड के साथ, मेन सोर्स ऑफ डेयरी इम्पोर्ट फॉर 4 डिकेड नाउ। ठीक है, 4 डिकेड से। अकॉर्डिंग टू कोलंबो बेस्ड ऑफिशियल न्यूजीलैंड डेयरी कॉर्पोरेशन फंटेरा नाम है, हैज़ इन द रिसेंट ईयर एक्सपेंडेड श्रीलंकन बिजनेस, एक्सपेंड किया बिजनेस। इट हैज़ बीन बिल्डिंग पार्टनरशिप विद श्रीलंका फार्मर एंड इट्स कंसिडरिंग हाउ टू एक्सपेंड इज व्हेन कंडीशन अलाउ द ऑफिशियल सेट। तो न्यूजीलैंड के साथ ऑलरेडी उनका डील है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, जो कि था आज के द हिंदू में, जो कि हमें पढ़ना था। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।